नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आज आर पार में सिर्फ स्टूडियो के भीतर बहस नहीं होगी, आज सिर्फ हवाई बात नहीं होगी और सिर्फ सियासी तूतू मैं इस मुद्दे को खत्म नहीं होने दूंगा, क्योंकि आज आर पार में हाथरस से सबसे बड़ी गवाही मैं लाइव पेश कर रहा हूं। आज आर पार में दूध का दूध और पानी का पानी होगा, क्योंकि आज हम पीड़ित परिवार और आरोपी परिवार को लेकर कुछ देर में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा करने वाले हैं। लेकिन आज कुछ नेताओं की पोल खोलना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव कांग्रेस के अविनाश पांडे से कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले 2 मिनट का मौन रख लिया जाए, इससे दलितों को एक मैसेज चला जाएगा। आखिर हाथरस के नाम पर यह न्याय की लड़ाई है या फिर दलित में मैसेज देने की सेटिंग हो रही है? लेकिन इसी बीच दंगे की साजिश के आरोप में अतीकुर रहमान, मसूद अहमद, आलम और सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो क्या हाथरस के नाम पर चौतरफा साजिश हो रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। भाइयों और बहनों, हाथरस पर मौन, साजिश में कौन कौन? आज आर पार की बहस इसी पर। तख्त टांग दे, ये बीमार देश हो गया है, यहाँ बच्चियां महफूज नहीं है। पहली बार में लालू यादव के लाल की मंशा समझ ना आई हो तो इनकी बात एक बार फिर सुनिए। हाथरस वाला जो है उसके लिए 1 मिनट का मौन आप अनाउंस कर दीजिए। आप शुरू करें। सुना आपने, बिहार में चुनाव है, इनकी पार्टी दलित का ढोल पीट रही है, लेकिन इस सियासत का बेशर्म चेहरा सामने आ गया। और तेजस्वी यादव जिन मनोज का नाम ले रहे हैं, जरा उन्हें भी देख लीजिए। ये मनोज झा है, आरजेडी के राज्यसभा सांसद, जो आवाज बुलंद करके 4 दिन पहले तक हाथरस का ढोल पीट रहे थे। अब डिनायल मोड में रहे, अपने हेडलाइन मैनेजमेंट करने की कोशिश की। आपकी प्राथमिकताओं में कभी ये नहीं था कि उस बच्ची को साफ तौर पे एक संदेश जाए। चलिए, सरकार पर तो सवाल ठीक है, लेकिन आपकी संवेदना कहां चली गई जनाब? लेकिन हद तो तब हो गई जब कांग्रेस के अविनाश पांडे ये पूछ बैठे कि कौन सारे। शायद अविनाश पांडे हाथरस और राजस्थान के 12 वाली घटना में कंफ्यूज हो गए। रेप कार्ड हुआ है अभी, हुआ 2 मिनट के लिए 1 मिनट के मौन किसी को मैसेज जो हुआ अभी जो प्रेका जी हाथरस जो हुआ अभी जो प्रेका जी हाथरस। अब जरा अविनाश पांडे का परिचय भी जान लीजिए। कांग्रेस के महासचिव हैं, राज्यसभा के पूर्व सांसद हैं और गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं। लेकिन मुद्दा सिर्फ सियासत का नहीं है। मथुरा से पीएफआई के 4 कार्यकर्ता भी गिरफ्तार हो चुके हैं। अतीकुर रहमान, मसूद अहमद, आलम और सिद्दीकी नाम के इन 4 आरोपियों पर यूपी में दंगे फैलाने की साजिश का आरोप है। राहुल गांधी को पहले जवाब देना चाहिए। आप हाथरस पिकनिक करने चले गए थे अपनी बहन को लेकर, जब से पीएफआई और सीएफआई का नाम आया है, आप कहां जाके बिल में घुस गए हो? सवाल है कि आखिर हाथरस के नाम पर कौन कौन सा एजेंडा तैयार किया गया है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। हाथरस पर मौन, साजिश में
कौन कौन। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब से कुछ देर बाद मैं हिला देने वाला खुलासा करूंगा। मेरे पास एक ऐसा सबूत है जो सबूत बहुत बड़ी बात कहता है। कुछ देर में मैं वो बड़ा खुलासा करूंगा। मैं आपको बता दूं, वाकई वो चौंकाने वाला सबूत है। हाथरस घटनाक्रम में बहुत बड़ा सबूत मैं न्यूज 18 इंडिया पर अब से कुछ मिनटों बाद पेश करने के लिए जा रहा हूं, और पूरी प्रामाणिकता के साथ, क्योंकि आजकल कुछ चैनल है, आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं, परसों कुछ कहते हैं, शाम को बदल जाते हैं, लेकिन न्यूज 18 इंडिया आर पार अपनी बात पर अडिग रहता है। चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, चाहे वो हाथरस का मामला हो, हमने न्याय और सच्चाई की लड़ाई को हमेशा बल दिया है, उसका साथ दिया है। मैं सबसे पहले ग्राउंड जीरो पे जाता हूं, किसी नेता के पास नहीं जा रहा, मैं सबसे पहले ग्राउंड जीरो पे जा रहा हूं। मेरी सहयोगी अनामिका वहां से मौजूद है। अनामिका, ग्राउंड रियलिटी क्या है? देश आपसे सुनना चाहता है, पूरा हिंदुस्तान आपसे सुनना चाहता है। सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश नहीं, पूरा देश आपसे सुनना चाहता है। अनामिका, सच्चाई क्या है? ग्राउंड रियलिटी क्या है? देखिए अमिश जी, हाथरस की बिटिया के साथ जो कुछ हुआ इसका बहुत दुख है, हमें संवेदनाएं हैं, हमारी परिवार के साथ खड़े हैं हम, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो भी हवा में तैर रही हैं, जिस पर कोई जवाब देना नहीं चाहता है। इन बातों की कड़ियां जब आपस में जुड़ती हैं तो गांव के लोग बहुत दबी जुबान में बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जब उनसे खुल के पूछो तो वो ये कहते हैं कि ठीक है, अच्छी बात है, जो जघन्य अपराध हुआ है इसका दंड मिलना चाहिए। अगर लड़के दोषी साबित होते हैं तो उनको फांसी पे चढ़ा दो, उनको सूली पे लटका दो, लेकिन अगर वो दोषी नहीं है तो ये निर्दोष के साथ अन्याय होगा। और इसीलिए बार बार यहाँ के गांव के लोग ये कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट से परिवार पीछे क्यों हट रहा है, आखिर सीबीआई जांच से परिवार पीछे क्यों हट रहा है। हालांकि मैं बहुत कुछ नहीं बोलूंगी, जहाँ पे जो लोग मौजूद हैं यहाँ पर मैं उनसे बातचीत करूंगी। भाई ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि इस कहानी में कुछ झोल भी है, कुछ और तस्वीर भी है जो सामने आनी बाकी है? ये झोल लग रहा है कि ये SIT की मना कर रहे हैं, नार्को टेस्ट की मना कर रहे हैं, CBI की मना कर रहे हैं, तो इसमें कुछ रियाज है। अच्छा, आप लोग तो गांव के लोग हैं, गांव के लोग देखा भी होगा, पड़ोस में रहते हैं आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कहानी कुछ और भी है? कहानी कुछ और है। ये नार्को टेस्ट CBI जांच से मना कर रहे हैं तो कॉमन सी बात तो पता लग रहा है दाल में कुछ काला है, इससे सीधी बात जाहिर होती है। एक बात ये भी है, आपने जहाँ तक देखा होगा कि कभी भी जो आरोपी पक्ष होता है वो कभी भी CBI जांच की मांग नहीं करता है, ना कभी नार्को टेस्ट की, लेकिन इसमें उल्टा क्यों हो रहा है? जो पीड़ित है वो इस चीज के लिए मना क्यों कर रहे हैं, वो नार्को टेस्ट के लिए क्यों मना कर रहे हैं, वो CBI जांच के लिए क्यों मना कर रहे हैं? तो आपको लगता नहीं इसमें दाल में कुछ काला है? बिल्कुल, हर बार ये होता है कि जो लोग आरोप लगाते हैं वो ये कहते हैं कि नार्को टेस्ट होना चाहिए, नार्को टेस्ट हो, हर हाल में हो, लेकिन शायद ये कितने, ये वहां के आसपास के गांव के कितने लोग इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि आसपास के गांव के अनामिका कितने लोग इकट्ठे हुए हैं और इनको क्या शक है? शक बड़ा क्या है इनको? क्योंकि अब से कुछ देर में मैं खुलासा कर रहा हूं, वो आप उनको जरूर सुनाइएगा। मैं खुलासा करने जा रहा हूं अनामिका, न्यूज 18 के आर पार शो में बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। मैं एक ऐसा बड़ा खुलासा कर रहा हूं, आप इनको जरूर सुनाइएगा वो खुलासा। पूछिए सवाल अनामिका। बिल्कुल अमिश जी, देखिए इस वक्त मैं जहां पे मौजूद हूं, मेरे ठीक पीछे आपको बहुत घना अंधेरा दिखाई दे रहा होगा। दरअसल ये रास्ता जाता है पीड़िता के परिवार के लिए, और सबसे ज्यादा हैरान करने वाला सच वो ये भी है कि जो उसमें से मुख्य आरोपी हैं उसकी छत और पीड़िता की छत आपस में मिली हुई है। इसके अलावा बहुत सारे पीड़िता के जो परिवार के जो लोग हैं वो बातचीत करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं मैडम हो गया, बस हमारी बातचीत खत्म हो गई, इससे ज्यादा इस सवाल का जवाब हम नहीं देंगे। खैर वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन जो रिश्तेदार वहां पर आए हैं उन पर कुछ सवाल हो रहा है अनामिका। जो रिश्तेदार वहां पर आए हैं उनकी रियलिटी क्या है, उनकी सच्चाई क्या है? जो लड़की पक्ष के हैं या लड़का पक्ष के हैं, दोनों बाकायदे नार्को टेस्ट के लिए CID या का जांच के लिए चौंपी छट रहे हैं, समझ गए? दोनों जो कोई दोषी ना है तो दोनों पक्ष कराएं, और इन्हें को जो कोई दोषी हो बाकी दंड दिया जाए, फांसी दी जाए, कुछ भी करा जाए। मतलब जो दोषी उनको फांसी हो जाए, लेकिन जो दोषी नहीं उसे अन्याय ना हो, अन्याय ना हो, ये हकीकत है। जी। अच्छा, ये बहुत सारे ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हैरान करने वाली, परेशान करने वाली हैं। परेशान करने वाली बात ये भी है कि वो पीड़ित परिवार जो अब तक ये कहता था कि हम गांव में दलित हैं, दबे हैं, कुचले हैं, हमें परेशान किया जाता, हमें कोई साथ नहीं देता हमारा, आज उनके घर में परमानेंट कुछ लोग बैठे रहते हैं। जब आप उनसे पूछेंगे तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। कौन है वो लोग? कौन है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप ग्राउंड जीरो पर है, वो लोग कौन है?
देखिए पीड़ित परिवार बताने में ही कंफ्यूज है। अगर आप भाई से पूछेंगे वो कुछ और बताएंगे, उनकी बहन से पूछेंगे वो कुछ और बताएंगे। गांव के लोगों से पूछिए वो लोग कौन है जो पीड़ित परिवार के यहाँ बैठे हुए हैं। कुछ लोग तो अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, वो लोग कौन है? क्या बाहर से कोई लोग आए हैं? चंद्रशेखर रावण के लोग हैं, पीएफआई के लोग हैं, किसके लोग हैं? वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं? अभी बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, देखिए सवाल पूछूंगी जरूर मैं। अभी मैं पीड़िता के घर पे गई थी, वहां कुछ लोग आके बैठे हुए हैं, पूरे टाइम बैठे रहते हैं वहां पे। सफेद कुर्ता पजामा पहना उन लोगों ने, और जब भी उनसे पूछो कि ये लोग कौन है, वो बता नहीं पाते कि वो कौन है। हमें लगता है वो भीम आर्मी वाले लोग हैं, उनकी आईडी चेक करो, जब पता लगेगा वो कौन लोग हैं। वो भीम आर्मी वाले लोग महसूस होते हैं हमें। आपको क्या लगता है वो लोग कौन होंगे? इसी वजह से तो हमने यहाँ पे सभी ने कल भी मांग की थी कि हमें जो भी वहाँ पे आ रहे हैं सबकी आईडी चेक की जाए। जो भी लोग वहाँ पे आ रहे हैं सभी की आईडी चेक की जाए, क्योंकि सभी यहाँ पे राजनेताओं के लोग आ रहे हैं अपनी राजनीति करने के लिए। आईडी चेक करी जाए, लेकिन मैं बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूँ हाथरस पर। अब तक का सबसे बड़ा खुलासा पीड़िता के भाई और आरोपी के बीच में बातचीत हुई है। व्यूअर्स, पीड़िता के भाई और आरोपी के बीच में बातचीत हुई है। कब कब ये फोन पे बातचीत हुई है, कितनी देर ये बातचीत हुई है, आर पार में एक एक चीज का मैं पर्दा फाश करूंगा। लड़की के भाई और आरोपी में बातचीत, दोनों के बीच फोन पर दर्जनों बार, एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, आरोप पीड़िता के भाई और आरोपी के बीच में दर्जनों बार बातचीत, दोनों के बीच कई बार बातचीत हुई। अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 के 20 के बीच 6 महीने में 100 से ज्यादा बार बात हुई। 18 फरवरी को 3 कॉल 22 मिनट से ज्यादा बात हुई। 21 फरवरी 12 बार कॉल 14 मिनट से ज्यादा बात हुई। 24 फरवरी 9 बार कॉल 18 मिनट से ज्यादा बात हुई। 26 फरवरी सबसे ज्यादा 16 बार कॉल हुई। दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे बातचीत हुई। 27 फरवरी, उसके बाद 27 फरवरी में 1 घंटे बातचीत। यानी कुल मिलाकर पीड़िता का जो भाई है और जो आरोपी है, जैसे अभी अनामिका ने बताया, छतें मिली हुई हैं, इनकी बातचीत भी है और मेरे पास कॉल रिकॉर्ड्स है, सीडीआर डिटेल्स है हमारे पास, बकायदा तथ्यात्मक ढंग से प्रूफ के साथ हमें बात कर रहे हैं। इसीलिए हम ग्राउंड जीरो पे गए। चंद्रशेखर रावण के लोग वहां निरंतर बैठे हुए हैं। एसडीपीआई, पीएफआई पैसा लगाकर दंगे कराना चाहती है। इससे पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां जाते हैं। तेजस्वी यादव को आपने सुना, वो कहते हैं मौन रख लेते हैं, दलित में अच्छा संदेश जाएगा। बिहार में चुनाव है, यूपी में लॉन्चिंग है, उसके बीच में ये सत्य है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता। मैं बार बार कहता हूं, परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं होता। पिछले 6 दिन से एक नैरेटिव सेट किया गया इस देश के अंदर कि देश में एक राज्य में दलित खतरे में, बिल्कुल जघन्य अपराध हुआ, उससे कोई एतराज नहीं करता, लेकिन जो लीपापोती हुई उससे भी कोई इंकार नहीं करता। लेकिन ये जो सत्य सामने आ रहा है, ये क्या है? पीएफआई दंगे की साजिश। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कई मेहमान हैं, मैं उनका रुख करूंगा। अनामिका, ये खुलासा आप बताइए वहां के लोगों को, जो हम खुलासा हम बता रहे हैं। लेकिन मेरे साथ आज की इस चर्चा में डॉक्टर संबित पात्रा, संगीत रागी, प्रोफेसर रागी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, संघ के साथ जुड़े हुए हैं। मैडम रागिनी नायक भी इस चर्चा में जुड़ी हुई हैं। मेरे साथ नवल किशोर इस चर्चा में हैं और अनामिका हमारी संवाददाता लगातार बनी हुई है। सबसे पहले नवल किशोर जी, मैं आपके पास आता हूं। मैसेज अच्छा जाएगा, मौन रख लीजिए। संवेदना थी आपको या राजनीतिक खेल था? जो तेजस्वी यादव रंगे हाथों पकड़े गए लाइव कैमरा के ऊपर, नवल किशोर, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नवल किशोर जी, आपको आवाज नहीं आ रही है? इस सवाल पे आप बोलना नहीं चाह रहे नवल जी? आपको लग रहा है कि इस सवाल पे मैं क्या जवाब दूंगा? है आपका? मेरा सवाल नवल जी ये है कि तेजस्वी यादव क्या कह रहे थे कि मौन रख लेते हैं, संदेश अच्छा चला जाएगा। दलित का परिवार है, संदेश अच्छा चला जाएगा। संदेश अच्छा किसको देना चाहते थे नवल जी? आप दलित पे अत्याचार करते रहिए और आप अपना मुंह बंद रखिए, और आप पूरा देश को चाहते हैं कि मुंह बंद रखे वो अपना। पूरा देश में जो पिछले 6 साल से हो रहा है, चल रहा है, जो दलित और पिछड़ों के साथ जो अत्याचार हो रहा है,
मैं आपकी सारी बातें मानने को तैयार हूं, लेकिन तेजस्वी यादव क्यों कह रहे थे इससे मैसेज अच्छा जाएगा, संदेश अच्छा जाएगा? अविनाश पांडे को वो कह रहे थे, नहीं कह रहे थे, हाँ या ना? जो कैमरे में कैद हुआ है, ये अच्छा संदेश जाएगा, दलित परिवार है। आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं आपका रुख बाद में करूंगा। मैं संगीत रागी आपका रिएक्शन लेना चाहता हूं। संगीत रागी, योर फर्स्ट टेक ऑन दिस। दो खुलासे हमने करे हैं और एक जो कि आरजेडी, ओके, नवल किशोर का ऑडियो आगे। नवल जी बोलिए आप। यही आपकी नौकरी है, यही आपकी नौकरी है, यही ना मेरी नौकरी की चिंता मत करिए नवल जी, मेरी नौकरी की चिंता मत करिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सर मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। जो आपके नेता ने बोला मैसेज अच्छा जाएगा, मनोज झा को वहां बुलाया। मनोज झा वैसे तो बड़ी डींगे हाँकते हैं कि दलितों का सम्मान होना चाहिए, मैसेज अच्छा देने की बात कर रहे थे आप लोग, वहां पर रंगे हाथों पकड़े गए, तो फिर आप कह रहे हो कि अपनी नौकरी करो। मैं तो अपनी नौकरी कर रहा हूं, लेकिन आप जो नौकरी कर रहे हैं ना, वो देश के लिए घातक है, वो देश के लिए खतरनाक है। और देश में जो खतरनाक गिद्ध है ना, उनको अमीश देवगन चुन चुन के पकड़ता है। पकड़ लिया मैंने आपको, रंगे हाथों पकड़ लिया। आप जो सेटिंग कर रहे थे ना, वो पकड़ी गई है। जितने भी बर्बादी हुई उसका कोई मतलब नहीं है। लॉकडाउन में सहने में कोई मतलब नहीं है आपको, प्रवासियों को मारने दिया उस पर कोई मतलब नहीं है आपको। आप केवल झूठ मूठ का न्यूज फैला के अपना काम चलाते रहो, यही आपके चैनल और आपका काम है। इसमें मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, वहां पर एक दलित नेता की भी हत्या हुई है बिहार के अंदर, उसके नाम पर मौन क्यों नहीं रखा आपने? क्यों नहीं रखा मौन आपने? यहां पर हाथरस में दलित का परिवार है, बिहार में मैसेज अच्छा जाएगा, रंगे हाथों पकड़े गए। काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। आपने जो काम किया वो देश के सामने है, देश की जनता देख रही है ये वीडियो। ट्वीट करें ये वीडियो, ट्वीट करें और सच्चाई बताएं। कौन इस देश में खेल खेलता है, सामने आना चाहिए। मैसेज अच्छा जाएगा, दलित के नाम पर झूठी संवेदना, मैसेज अच्छा जाएगा। वोट लेने के लिए दलित मुस्लिम खेलेंगे तो जीत जाएंगे चुनाव। पोल पट्टी खुल गई पूरी, पोल पट्टी खुल गई पूरी। रेप हुआ, उसमें नीतीश कुमार के मंत्री शामिल थे। आपने सवाल पूछा है कि सीजन में अभी तक मुख्य आरोपी गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? आप इसी तरह का घटिया न्यूज चलाते रहिए। नहीं, मुझे पता आपको ये न्यूज घटिया लगेगा, आपके नेता की पोल खुल रही है, आपको न्यूज घटिया लगेगा। लेकिन जो बिहार के अंदर उत्पीड़न हुआ था, सबसे ज्यादा ये हमारे चैनल ने कार्यक्रम करे थे, तो आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हाथरस पे भी हम ही ने सबसे ज्यादा कार्यक्रम करे हैं, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्या मंशा थी इसके पीछे? अरे आपको आपकी आवाज ही नहीं आ रही, आप परेशान हो चुके हैं, आप हताश हो चुके हैं। मैं संगीत रागी का रुख करता हूं, काफी देर हो गई इस चर्चा को। मेरे साथ और भी बाकी भी 5 मेहमान हैं जिनका मुझे रुख करना है। संगीत रागी जी, ये सामने सच्चाई आई है, पीड़िता के भाई में और आरोपी में 100 बारी से ज्यादा बात हुई है। बिहार के अंदर खुले मंच पर मैसेज देने की बात हो रही है, पीएफआई एसडीपीआई है। देखिए अमीश जी, जो भी हाथरस में घटना घटी है उसके बारे में कोई एक प्रकार का वर्जन नहीं है, कई प्रकार के वर्जन हैं। और आप यदि उसके इन्वेस्टिगेशन में जाएंगे तो कई खुलासे, चौंकाने वाले तथ्य आएंगे जिसकी तरफ आपने इशारा किया है। मैं बार बार गांव के एक लोग ये भी कहते हैं कि वहां पर कई बार पंचायत, उस महिला के नाम पर कई बार वहां पर 2 बार पंचायत भी बैठ चुकी है। इसके बारे में मैं नहीं जाना चाहता, अभी चूंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, दलितों पर अत्याचार बिहार के अंदर ओबीसी ने ज्यादा आज के दिन में किया है, और खासकर उसमें भी ठीक है सर, आंकड़े जानेंगे तो आपको चौंकाने वाले तथ्य आएंगे। उसमें एक खास दलित समुदाय का आदमी आता है। तीसरी बात, देखिए मैं उन सब चीजों में संगीत रागी जी आना नहीं चाहता, लेकिन मैं फैक्ट्स पर रहना चाहता हूं जो कि बड़े महत्वपूर्ण है। प्रयोग किया था, ठीक है, हिंदू समाज के अंदर कैसे तोड़फोड़ हो, उनको कैसे हिंदू समाज को तोड़ा जा सके, इस पर और
जो रेडिकल इस्लामिस्ट है, ये दोनों के बीच का एक राजनीतिक समीकरण बिठाने की बात राहुल गांधी तो सरकार तो आपकी है, तो ये आप पकड़ क्यों नहीं पाते? सरकार तो आपकी है, मेरा उल्टा आपसे सवाल है सर, ये सरकार तो आपकी है। चुनाव में भी प्रयोग करने की कोशिश की, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। वो पर ये तो आपकी विचारधारा की सरकार है सर। संबित पात्रा, मैं आपके बताऊंगा, पहले डॉक्टर रागिनी नायक के पास चलता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता के पास। काफी देर से इंतजार करिए। संगीत जी, आपने अपनी बात को रखा, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। मेरे को ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। संगीत जी, आपने अपनी बात को रखा, आपने अपनी बात को रखा। रागिनी जी का रुख करता हूं मैं। रागिनी नायक जी, दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हुई। एक, जो पीड़ित परिवार और जो वहां पे गांव है, वहां पर हमारी संवाददाता है जिसने काफी सारी बातों को रखा और अपने गांव वालों की बातों को भी सुना। दूसरा पॉइंट जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, जो कॉल रिकॉर्ड की सीडीआर रिपोर्ट मेरे पास है, उस रिपोर्ट के अंदर आरोपी में और पीड़िता के भाई में बातचीत है। पॉइंट नंबर 3, जो बिहार में हुआ, जो बिहार में तेजस्वी यादव आपके नेता को कह रहे थे, क्या आपको लगता नहीं है कि लज्जाहीन बात है ये, कि इससे मैसेज अच्छा जाएगा? अमीश जी, 3 सवाल आपने पूछे, मैं सिलसिलेवार तरीके से जवाब देती हूँ। देखिए, पहली बात, आपने जो कहा कि आपके पास तथ्यात्मक रूप से रिकॉर्ड है और आपने कुछ तस्वीरें भी दिखाई कि एक गांव में पड़ोसी जिनकी छत मिलती है, उन 2 घरों में रहने वाले व्यक्तियों के बीच में फोन पर बात हुई। इससे आप क्या आशय निकाल रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैं समझती हूँ न्यूज़ 18 इंडिया एक बहुत ही जिम्मेदार चैनल है और वो विक्टिम बैशिंग जैसी शर्मनाक चीज नहीं करेगा। एक लड़की जिसको जीते जी सुरक्षा नहीं मिली, उसके साथ हैवानियत दरिंदगी हुई, तब उसे इलाज नहीं मिला, न्याय नहीं मिला। जब वो मर गई तो उसके माता पिता को उसकी लाश को जलाने का अधिकार नहीं मिला, पुलिस ने जबरन पेट्रोल छिड़क के आग में फूंक दिया। उसी लड़की के बारे में शायद आप ये बात करके कुछ आशय अगर गलत निकालना चाहते हैं तो मैं कहूंगी कृपया ऐसा ना करें। संवेदनशीलता के साथ हमें ये बहस करनी चाहिए और जो मृतका है उसका चरित्र हनन करने की कोशिश बिल्कुल किसी ने चरित्र हनन करा नहीं, फैक्ट्स को सामने रखा है। अगर बातचीत है तो उस बातचीत को सामने रखा है, अगर गांव कुछ कह रहा है तो उस बात को सामने रखा है। अपनी बात को कंप्लीट करिए। ठीक है। अब दूसरी बात, आपने मौन के ऊपर सवाल पूछा, तो मैं मौन के दोनों पहलुओं पर बात करती हूँ। आप देखिए, बिहार में एक राजनीतिक कार्यक्रम की शुरुआत से पहले 2 राजनीतिक दल के नेता कहते हैं कि देश में जो एक बड़ी त्रासदी हुई है, हाथरस की त्रासदी हुई है, उस पर हम 2 मिनट का मौन रखते हैं तो अच्छा संदेश जाएगा। तो क्या ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि देश के राजनीतिक दल एक वंचित समुदाय की गरीब लड़की जो मर गई बलात्कार के बाद, जिसे जला दिया गया, अंतिम संस्कार का अधिकार माँ बाप को नहीं मिला, उस लड़की के लिए अगर 2 मिनट का मौन रखा जाए तो आप उसको क्यों चुनौती देना चाहते हैं? उसमें क्या गलत है अमीश जी? मुझे लगता है हर राजनीतिक दल को ये संदेश देना चाहिए और इसी बिल्कुल आपकी वाजिब बात है ये, बिल्कुल इसमें कोई गलती नहीं है। अब मैं अब आपने बोला, अब आपने 2 मिनट बोला, अब मेरा सवाल सुन, आप ही से सवाल है मैडम, मैं किसी और की बात नहीं जा रहा। मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं तेजस्वी यादव क्या कह रहे थे, आप मुझे बताइएगा ये सही है या गलत है। एक शुरू में जो रेप कांड हुआ है अभी, उसके लिए 2 मिनट का मौन रख लेते हैं। एक संदेश दलित में जाएगा। अविनाश पांडे कहते हैं कहां पर हुआ है, तेजस्वी यादव कहते हैं यूपी में जो हुआ है, प्रियंका जी जो गई हैं, अविनाश पांडे कहते हैं, और तेजस्वी यादव कहते हैं मनोज जी जरा इधर आइए, अच्छा संदेश जाएगा, जरा ये मैसेज कर दीजिए। अब आप मुझे बताइए, दलित है, दलित का परिवार है, अच्छा संदेश जाएगा, वो अच्छा संदेश चुनावी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर काहे के लिए था? आप मुझे बताइए, ये अच्छा संदेश देने के लिए मौन था या वोट के लिए मौन था? अब आपकी बारी। बिल्कुल जवाब देती हूँ। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण कतई नहीं होना चाहिए, लेकिन जो राजनीतिक दल जनता के प्रतिनिधि बनकर सरकार में बैठे हैं, उनसे राजनीतिक सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। तो पहले सवाल पूछूंगी, फिर आपके सवाल का मैं जवाब दूंगी। मेरा सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री जो कि उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, वो हाथरस त्रासदी पर संवेदना का एक भी शब्द नहीं कहते और मौन धारण करे हुए क्यों बैठे हैं? जिस रात को बेटी की लाश को पुलिस ने जबरन जला दिया, उसके अगले दिन वो कुवैत के आमिर के देहांत पर दुख प्रकट करते हुए ट्वीट करते हैं और उसके बाद राजकीय शोक की घोषणा करते हैं। इस मौन धारण पर भी एक सवाल होना चाहिए। अब मैं आपके सवाल का जवाब देती हूं। आप ये बताइए कि दलित
वंचित समुदाय के ऊपर अगर कोई अतिक्रमण होता है, अत्याचार और अन्याय होता है, तो उसमें एक संदेश देना, संदेश दलित में अच्छा जाएगा। दलित परिवार है। रागिनी जी आप भी चुनाव लड़ चुकी हैं, आप भी नेता है, आप दूसरी प्रेसिडेंट भी रही, समझदार है आप। इसमें आपत्तिजनक क्या है? ओके, संगीत रागी लेट मी गेट अ रिबटल। संगीत रागी ये पीएफआई भी बहाना है, मौन भी बहाना है, आपको अपने खिलाफ छुपाने हैं कांग्रेस का आरोप। जवाब आने दीजिए संगीत रागी को, आने दीजिए। अत्याचार हो रहा है। संगीत रागी, देन डॉक्टर पात्रा। संगीत रागी मेक योर पॉइंट। देखिए अमीश जी, देखिए अमीश जी, संवेदनाएं एक ही घटना पर नहीं होनी चाहिए। वो राजस्थान के हनुमान नगर में भी होना चाहिए, बारा में भी होना चाहिए, आजमगढ़ पर भी होना चाहिए, पूर्णिया पे भी होना चाहिए, जो झारखंड है वहाँ भी होना चाहिए। लेकिन हम एक फिल्म देखे थे, फटा पोस्टर निकला हीरो, एकाएक एक हीरो आता है, यहाँ से बैठ कर के चला जाता है, जा कर के वहाँ पर वो उसी अभिनय और अदाकारी से वो, आप तो यहाँ से जब दिल्ली से निकलते हैं तो हंसी ठट्ठे करते हुए आप निकलते हैं, वहाँ जाकर के स्थान पर जाकर के बड़े गंभीर हो जाते हैं, और पुनः जब आप लौटने लगते हैं तो उसी रूप में आ जाते हैं। पूरी दुनिया हमको देख रही है। यहाँ पर मीडिया की जो अपनी व्यवसायिक प्रतियोगिता है वो अपनी जगह है, लेकिन राजनीतिज्ञों की जो प्रतियोगिता है, जिस प्रकार का कबड्डी का खेल हो रहा है, वो बहुत हैरत अंगेज करने वाला है। ठीक है, मैं ये कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जो शासित वाले राज्य हैं वहां भी इस प्रकार की घटनाएं हैं। ठीक है, कांग्रेस के भी सरकारों के अंदर घटनाएं हैं, लेकिन यदि राहुल गांधी वाकई संवेदनशील होते, जिसे मैं नहीं मानता कि वो संवेदनशील हैं, जो व्यक्ति शहीदों की शहादत पर फोटो खिंचवाने के लिए कैमरे की तरफ मुंह कर देता हो, मुझे लगता है कि उनमें गंभीरता की कमी है। ठीक है, रागिनी जी को आने दीजिए। संसद के अंदर तूफान लाने की बात करता हो, लेकिन वहां जाकर के गंभीरता एक सामने आई ना रागिनी जी, जो बिहार के अंदर हुआ। लेकिन महत्वपूर्ण है, नहीं करना चाहिए। लेकिन रागिनी ठीक है, रागी जी देखिए, निवेदन भी स्वीकार करा करिए ना, फिर आप वो कांग्रेस के हो। ये रागिनी नायक, मैं शदाब आपके पास आऊंगा, नवल जी आपके पास भी आऊंगा। रागिनी, जो बात संगीत रागी ने बोली उस पर क्विकली आप अपना 40 सेकंड में जवाब दे दीजिए। और यूपी सरकार ने एसडीपीआई और पीएफआई के ऊपर इस पूरे मामले में कहा है कि वो दंगा करवाना चाहते थे, वेबसाइट बनाई गई, उस पे कांग्रेस का क्या स्टैंड है? क्विकली रागिनी जी। देखिए, संगीत रागी जी हंसी ठिठोली और मजाक की बात कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहती हूं कि उस परिवार का मजाक किसने बनाया जिसकी लड़की की कमर की हड्डी तोड़ दी गई, जीभ काट दी गई, सामूहिक बलात्कार हुआ। उस लड़की का मजाक क्या उस पुलिस ने नहीं बनाया जिसके एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं कि बलात्कार हुआ ही नहीं? उस लड़की और उसके परिवार का मजाक क्या उस कानून की व्यवस्था ने नहीं बनाया जो कि 8 दिन तक 376D सामूहिक बलात्कार की धारा को लिख नहीं पाई? उस उत्तर प्रदेश की सरकार ने मजाक नहीं बनाया जो कि लगातार डीएम को भेजकर परिवार के ऊपर दबाव बनाती रही? क्या भारतीय जनता पार्टी के उस सांसद ने मजाक नहीं उड़ाया जो जेल में आरोपियों से मिलने के लिए चले गए? ठीक है। और भाजपा के पूर्व विधायक ने मजाक नहीं उड़ाया जो अपने घर पर पंचायत रागिनी जी, मैं एसडीपीआई और पीएफआई पर भी आपका जवाब चाह रहा हूं, अब आगे दे दीजिएगा। संगीत रागी रिस्पॉन्ड। संगीत रागी 40 सेकंड रिस्पॉन्ड, देन शदाब चौहान। जवाब तो देने दीजिए, मैं आपको दूंगा आगे भी मौका। 1 मिनट संगीत रागी बोलने। देखिए, वो हाथ खड़ा कर रहे हैं। संगीत रागी जी को बहुत लंबा आपने बोलने दिया, मुझे पूरी बात का जवाब नहीं देने दिया आपने। देखिए, रागिनी जी के बातों का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन तथ्यात्मक तौर पर वो गलत हैं। सांसद ने सफाई के साथ कहा है कि वो जेल में जो अभियुक्त है उससे वो मिलने नहीं गए थे। दूसरी बात, क्या करने गए थे? रेप हुआ या नहीं हुआ, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने अपने आधार पर नहीं कहा था। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जो रिपोर्ट आई है, मेडिकल रिपोर्ट आई है, उसके आधार पर उन्होंने कहा था। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब तक आपको जांच नहीं हो जाती है, क्या कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से वो निष्कर्ष निकलना चाहिए? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से वो निष्कर्ष निकलना चाहिए? क्या किसी संस्था के निष्कर्ष निकलनी चाहिए? मेरा अपना मानना है
कि ये जो निष्कर्ष है इन्वेस्टिगेशन से होना चाहिए। यह भी खुलासा आया है कि कांग्रेस के नेता कांग्रेस के नेता कैसे भीम आर्मी के साथ मिलकर के और पीएफआई के साथ मिलकर के वहां जातीय विद्वेष फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी भी घटनाएं आई हैं, क्या इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? क्या राहुल गांधी के साथ जाने वाले 2000 लोग संवेदना व्यक्त करने गए थे या तमाशा करने गए थे? मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कह रहा हूँ, यदि आप 2000 आदमी के साथ राहुल गांधी एकाएक वहां पर निकल कर विषय तो इसको तमाशा ही मैं अब शादाब चौहान के पास आता हूँ। शादाब चौहान, एक सेकंड, शादाब चौहान, एसडीपीआई पीएफआई का नाम आया है, क्या जातीय दंगे भड़काने की कोशिश थी दलित मुस्लिम समीकरण बनाकर? शादाब चौहान जवाब दीजिए, 27वें मिनट में आप आ रहे हैं, क्या जवाब है आपके पास? देखिए, इसमें समीकरण की बात नहीं है। जब से सरकार बनी, सहारनपुर में ठाकुरों द्वारा दलितों को मारा गया, ठाकुरों द्वारा घोड़ी चढ़ने से रोका गया, ठाकुरों द्वारा ये पहली बार हुआ इस देश के अंदर की बात नहीं, जितने भी प्रताड़ना है। सुन लीजिए आमिर जी, सुन लीजिए की बात करिए ना, ये फिर जातीय हिंसा पिछड़े चैनल पर आके क्यों भड़का रहे हैं? बेटियों की इज्जत लूटी जाती है और हमारा एजेंडा, पीस पार्टी का एजेंडा, एक ठाकुर मुसलमान का एजेंडा यह है कि हम लोग औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के रास्ते पर चलते हुए एक बेटी को न्याय के लिए दलित, गुर्जर, अति पिछड़े समाज को साथ लेकर के संघर्ष करेंगे और न्याय के लिए संघर्ष करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी शरिया कानून ले आओ यहाँ पर। संगीत मुझे गर्व है, मुझे गर्व है कि हम उस रास्ते पर चलेंगे कि बेटी की इज्जत को लूटने वाला अगर सेनापति हो तो उसको भी वही सजा दी जाए। अगर सेनापति भी किसी बेटी की इज्जत लूटे उसको भी सजा दी जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी पे मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी की हिपोक्रेसी यह है कि मुसलमानों की पार्टी बनने की बात करती है लेकिन मुसलमानों के साथ न्याय नहीं करती है। दलितों की पार्टी बनने का बात कांग्रेस और भाजपा करती है लेकिन दलित के ऊपर उत्पीड़न कांग्रेस शासित और भाजपा शासित दोनों प्रदेशों में होता है। लेकिन अब नया विकल्प सामने है कि अब दोनों को नकारने का मन बना चुके हैं। और यहाँ शरिया कानून नया कांग्रेस बीजेपी को नकार दे, आपको अच्छा मैसेज चला जाएगा। मैं निंदा करता हूं इस घटना की। नहीं, निंदा करते हैं। आपने तो जातीय हिंसा भड़काने की कोशिश करी इस बहस के अंदर भी आपने वही काम करा। और अभी पीएफआई और एसडीपीआई को पकड़ के जब लोगों को पकड़ा गया तो आप कह रहे देखिए मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है। ये 4 चेहरे हैं, देख लीजिए इन 4 चेहरों को। बेंगलोर में हिंसा का एक ही स्टाइल, दिल्ली में हिंसा का एक ही पैटर्न। मजाक है क्या ये? पीएफआई से वेबसाइट बनाकर गायब हो जाते हैं। अमेरिका के व्हाइट और ब्लैक के बीच में दंगे उसी पैटर्न पे हुए। विदेश से फंड आया क्या? 3000 बलात्कारों के लिए विदेश से फंड आया? अमित जी बड़े विनम्रता के साथ इस्लामिक देशों से बड़े एंकर हैं, आपकी आवाज बहुत दूर तक जाती है। बताइए क्या आप वहां जा सकते थे? उस दिन इंटरनेशनल भी शामिल है। सच बात तो यह है चंद्रशेखर रावण शामिल है। पूरी प्लानिंग थी। तो भारत सरकार क्या कर रही है? आपने देखा नहीं बिहार के चुनाव में क्या बोला गया? दलित में ऐसा मैसेज जाएगा। अभी बहुत जल्द कोई आतंकवादी बना दिया जाएगा। संगीत बहुत जल्द हो सकता है क्योंकि बिहार का चुनाव आने वाला है। बिहार का चुनाव आने वाला है, जल्द कोई आतंकवादी बन जाएगा, जल्द कोई पाकिस्तान हमला कर देगा, जल्द हिंदू मुस्लिम के दंगे करा दिए जाएंगे क्योंकि बिहार चुनाव आने वाला है। ये षड्यंत्र है बिहार चुनाव के लिए। देखिए अमीश जी, जब सिम्मी के बारे में खुलासा हुआ था तब लोग कहते थे सिम्मी की कोई भूमिका नहीं है। जब पीएफआई के बारे में खुलासा हुआ तो पीएफआई के बारे में सबसे पहला खुलासा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया था, वो केरला की वामपंथी सरकार ने किया था। जो सीएए के पक्ष में जो आंदोलन, सीएए के खिलाफ जो आंदोलन चलाया गया था उसमें पीएफआई की भूमिका अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उस पर वो विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो विचाराधीन है। इसलिए पीएफआई इससे निकल करके पीएफआई और आईएसआईएस के बीच में, आईएसआई के बीच में क्या संबंध है ये सबको पता है, ऐसा नहीं है। और शाहीन बाग के सहारे वो किस प्रकार से शादाब चौहान, ठीक है आपने बोला शादाब चौहान बीजेपी से अमित मालवीय मेरे साथ जुड़ गए हैं। शादाब रिप्लाई बारे में सबको जानकारी है। कौन सा घिनौना खेल खेलना चाहते हैं आप लोग इस देश के अंदर? बताओ ना,
कांग्रेस पार्टी रेडिकल इस्लामिस्ट के साथ जब सबको पता है कि आईएसआई और पीएफआई में संबंध है, तो मोदी सरकार क्या कर रही है? क्या मोदी सरकार का भी आईएसआईएस से संबंध है? अगर सब जानते हैं आईएसआईएस पीएफआई मिले हुए हैं और देश के खिलाफ हैं, विदेश से फंडिंग हो रही है, तो क्या नरेंद्र मोदी जी और योगी जी मिले? इनका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए कि क्या संबंध है कि विदेश से फंडिंग करके हमारी देश की दलितों की बेटियों की इज्जत लूटी जाती है। ये पूरा षड्यंत्र बिहार चुनाव का है कि किस प्रकार धार्मिक सद्भाव बिगाड़ा जाए। Okay, let me get BJP perspective. Amit Malviya, BJP coming into debate after 32 minutes. Amit Malviya, we were trying to connect Sambit Patra. We were trying to connect you, but there is some problem. Amit Malviya, thank you so much for joining. Amit Malviya, my straight question to you tonight. Amit Malviya is a BJP leader and BJP IT cell head also. Amit Malviya, my straight question to you tonight. मैं देश के लिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं। एसडीपीआई, पीएफआई जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं। कई सारे खुलासे हुए हैं, कॉल रिकॉर्ड सामने कुछ आए हैं, जिस कॉल रिकॉर्ड में आरोपी में और पीड़िता के भाई में 100 से ज्यादा बार बात हुई है। कई नेता वहां विजिट कर चुके हैं बिहार के अंदर। अभी तक हमने देखा, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तेजस्वी यादव कहते हैं दलित में अच्छा मैसेज जाएगा। अगर यह कॉकटेल है तो आपकी सरकार इसको रोक क्यों नहीं पाई? देखिए अमीश जी, अगर हाथरस में आज जातीय दंगे नहीं हो रहे तो इसका कारण यह है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कड़ी कार्रवाई करी। हकीकत यह है कि दिल्ली की तर्ज पे हाथरस में जातीय दंगे करवाने का प्रयास किया जा रहा था। रातों रात एक वेबसाइट आती है, उस वेबसाइट में अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर को लेके जो दंगे हुए, जो वायलेंस हुआ, उसी के आधार पर हाथरस में प्रोटेस्ट हो, ऐसी बात कही गई। उसके बाद दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक जो पैटर्न है उसको डिसाइफर किया। उसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस 4 पीएफआई के संगठन से जुड़े हुए मेंबर्स को अरेस्ट करती है और उनके पास से तमाम लिटरेचर और इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिलता है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि वो हाथरस में दंगे कराने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जब जब इस प्रकार की कोई दुखद घटना होती है तो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा वहां कैसे पहुंच जाते हैं और क्यों इन घटनाओं के तार पीएफआई जैसे संगठनों से जुड़े हुए हैं? कहीं ना कहीं हमारे देश में जातीय उन्माद फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। और दूसरी बात, अगर ये पीड़िता के लिए जस्टिस का सवाल है तो बलरामपुर में एक 8 साल की दलित बच्ची के साथ इसी तरह दुष्कर्म होता है। आरोपी वहां पे मुस्लिम समाज से है, लेकिन न राहुल गांधी के पास समय है, न संवेदना, न प्रियंका वाड्रा के पास समय है और संवेदना। कांग्रेस की तो कहीं नेता है मिस नायक, वो भी इसका जवाब देंगी। रागनी जी, आप लोग चूज करके जा रहे हैं, ये आप पर आरोप लग रहा है, और तेजस्वी यादव ने तो सरेआम सब कुछ कर दिया। रागनी जी। अमीश जी, मैं बहुत ही पुरजोर तरीके से ये बात कहना चाहती हूं कि जहां भी संस्थागत रूप से सरकार और पुलिस प्रशासन मिलकर अन्याय करेंगे, अत्याचार करेंगे, शोषण करेंगे, वहां पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के हर संघर्ष का साथी पहुंचेगा। और आप बलरामपुर की बात कर रहे हैं, हमारे नेता ने संवेदना दिखाते हुए हाथरस जाने की एक बार कोशिश की, आपने लाठीचार्ज किया, रोका, 144 धारा लगा दी। मैं भी उस वक्त पदयात्रा में उनके साथ थी, डिटेन किया, हमें अरेस्ट किया, हमारे ऊपर एफआईआर की। हम दोबारा कोशिश की और हम वहां पहुंचे क्योंकि पीड़ित परिवार के आंसू पोंछना, उनके जख्मों पर मरहम लगाना और उनके दुख को बांटना, ये कांग्रेस पार्टी की राजनीति है। अब आप मुझे बताइए कि 12 की बात बार बार कर रहे हैं, बलरामपुर की बात कर रहे हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया, गुलाब सिंह कटारिया, गजेंद्र सिंह शेखावत क्या चादर तान के सो रहे हैं? जो राजस्थान का विपक्ष है वो जाए देखे 12 में जाकर न्यायोचित कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है। आप खुद तो संवेदना व्यक्त करने के लिए जाते नहीं, प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से एक टिप्पणी नहीं करते, योगी आदित्यनाथ वर्चुअली बात करके समझ लेते हैं कि मुख्यमंत्री होने की उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई और आप उंगली हमारे ऊपर उठा रहे हैं। और दूसरी बात, जहां तक दंगा फैलाने की साजिश की बात है तो कानून व्यवस्था को सुचारू रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। आपके पास जो भी तथ्य हैं उसके आधार पर गिरफ्तारी करिए, उसके आधार पर सजा दीजिए, लेकिन बनाने की कोशिश नहीं करिए। अमित मालविया, एक मिनट
अमीश जी, मुझे 10 सेकंड नहीं, ठीक है, 10 सेकंड ले लीजिए, बोलने दीजिए, फिर आप जाइए, ले लीजिए 10 सेकंड प्लीज, 10 सेकंड दीजिए। आज उत्तर प्रदेश सरकार की जब नाक कट गई है, जब इनकी मिट्टी पलीत हो गई है, तो ये काउंटर नैरेटिव बनाना चाहते हैं। जब भी इनकी विफलता सामने आती है, ये जातीय और सांप्रदायिक रंग को ढाल बनाने की कोशिश करते हैं। हरियाणा में जाट बनाम अन्य इन्होंने किया, राजस्थान में गुर्जर बनाम मीणा इन्होंने किया, महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में दलित बनाम मराठा इन्होंने किया। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में जब मायावती को इन्हीं के उपाध्यक्ष ने मांगे थे, मैंने 20 दे दिए, अब आप अमित मालवीय को आने दीजिए। दलित बनाम ठाकुर कर दिया, ठीक है, लेकिन ये दलित बनाम ठाकुर तो भीम आर्मी ने करा, चंद्रशेखर रावण ने करा दलित बनाम ठाकुर, ये दलित बनाम ठाकुर तो भीम आर्मी ने करा, चंद्रशेखर रावण ने कहा। ग्राउंड रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्टर ने बताया कि वहां पर उस लड़की के घर में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो भीम आर्मी के हैं, आपके सामने बताया रागिनी जी, सच रिपोर्टर ने वही बताया, वो गांव वालों के साथ मौजूद है। अमित मालवीय, मैं आपके पास आता हूं, क्विकली जवाब। सरकार आपकी, जिम्मेदारी आपकी है, कांग्रेस का यह सवाल है, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो जाएंगे। देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जरूर जाएं, लेकिन जहां पे उनकी राजनीति चमके, सिर्फ जब वहां जाने की बात होती है तब सवाल खड़े होते हैं। मैं दोबारा कहता हूं कि एक 19 साल की बच्ची की मौत हो जाती है और उस पर ये लोग जातीय टिप्पणी करते हैं और राजनीति करते हैं। चिल्लाइए मत, आदित्यनाथ सो रहे हैं, रागिनी जी, आदित्यनाथ को क्या दिखाई सुनाई नहीं देता? योगी आदित्य क्यों नहीं जाते बलरामपुर, क्यों नहीं जाते लखनऊ, क्यों नहीं जाते हाथरस? रागिनी, वो आपके बिहार में नहीं बोले, आपने 1.5 मिनट बोला, आपने 1.5 मिनट बोला, आपने 15-20 सेकंड दोबारा मांगे, वो बोले। अमित मालवीय को आने दीजिए, अनफेयर रागिनी जी, नजारे दिखाते रहेंगे, ओके, ठीक है। अमित मालवीय मेक योर पॉइंट। अमीश जी, इस फूहड़ तरीके से बहस नहीं हो सकती है। अगर कांग्रेस की प्रवक्ता को तमीज नहीं है तो आप इनको समझाइए कि डिबेट कैसे होती है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। अब अपनी बात, जहां तक हाथरस की बात है, आपने बताया कि एक कॉल डिटेल्स आज सामने आई हैं जहां पे पीड़िता के भाई और जो अक्यूज है उसके बीच में रिपोर्ट है अक्टूबर से लेकर मार्च इस साल के महीने तक 100 के करीब कॉल्स हैं। क्या ये इन्वेस्टिगेशन का विषय नहीं है कि ये कॉल्स क्या थी, कौन बात कर रहा था, क्या पीड़िता का भाई बात कर रहा था या पीड़िता स्वयं बात कर रही थी? ये सारी चीजें जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएंगी तब सामने आएंगी। ठीक है अमित, जो वहां, एक मिनट अमित जी, मेरी एक बात खत्म हो जाने दीजिए। 14 सितंबर को ये कांड होता है, तब गला दबा के मारने की बात कही जाती है। उसके 5 दिन बाद 19 सितंबर को छेड़खानी की बात कही जाती है और नामजद वही आदमी रहता है। लेकिन 22 सितंबर को गैंगरेप की बात करी जाती है, उसमें 3 लोग और नामजद किए जाते हैं और तमाम मीडिया हाउसेस ने इस बात को दिखाया है कि उन 4 में से 2 लोग उस वक्त गांव में थे ही नहीं, वो जहां काम के लिए गए हुए थे, उनके मालिकों ने, उन फैक्ट्री के लोगों ने बताया कि ये 2 लोग यहाँ थे। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम आना भी नहीं चाहते। वी बिलीव एजेंसीज, वी बिलीव कोर्ट्स, और आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मैटर भी था। मैं रागिनी जी के पास जाता हूं। रागिनी जी, मेरा अमित मालवीय, गिव मी 30 सेकंड, आई विल कम बैक टू यू। मुझे 5 सेकंड दीजिए, फिर मुझे जाना है। मैं अपनी बात बस आखिरी अमित मालवीय, आप 1 मिनट रुकिए, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। रागिनी से एक इंपॉर्टेंट सवाल है, होल्ड ऑन। रागिनी नायक, एक ऑडियो क्लिप भी सामने आती है जिसमें बात हो रही है कि आप योगी आदित्यनाथ के 25 लाख मना करिए, प्रियंका एक मंत्री आएंगी दिल्ली से, प्रियंका, राहुल एक बड़े नेता दिल्ली से आएंगे, वो फिर आपको 50 लाख देंगे। वो एक ऑडियो क्लिप भी है जिसकी इन्वेस्टिगेशन इस समय यूपी की एसआईटी कर रही है। क्या आपको लगता नहीं है ये तमाम प्रूफ्स, ये तमाम जो सबूत सामने आ रहे हैं, ये कांग्रेस की तरफ कुछ इशारा करते हैं? अमीश जी, ये केवल एक बात की तरफ इशारा करते हैं कि हाथरस की पीड़िता को न्याय ना मिले और किसी तरह से यूपी सरकार की जो फजीहत हुई है उसको कुछ कम कर दिया जाए, और अपनी छवि को बचाने के लिए भले ही आशियाने में आग लगानी पड़े, लगा लेंगे। अब आप मुझे बताइए कि जिस दिन पीड़िता का देहांत हुआ उसके 2 दिन बाद उत्तर प्रदेश के तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के कह रहे थे कि 10 लाख की राशि हम भुगतान कर रहे हैं, जिसमें से 4.5 लाख रुपया हम दे चुके हैं। फिर बात आई 25 लाख की। अब वो 25 लाख के बाद कह रहे हैं कि ये बातचीत हो रही थी तथाकथित कि 50 लाख रुपया कोई और आके देगा। और यही पुलिस है जिसके ऊपर आप ही के चैनल वालों ने और अन्य मीडिया चैनल वालों ने आरोप लगाया कि पीड़ित परिवार के फोन तक जब्त कर लिए गए हैं।
आप ही ने दिखाया कि किस तरह से छावनी बना दिया गया है। तो जब फोन जब्त हो जाते हैं, पुलिस किसी को अंदर नहीं आने दे रही, बाहर नहीं जाने दे रही, तब ये ऑडियो क्लिप कहां से आ गया? क्या आप प्रामाणिकता दे रहे हैं? क्या आप सत्यापन कर रहे हैं उस क्लिप का? आप सत्यापन करिए तो मैं मान लेती हूं। अगर आप सत्यापन नहीं कर रहे हैं तो कांग्रेस की तरफ कृपया ये आरोप मत लगाइए और अपनी आरोप की उंगली अमित मालवीय की तरफ ले जाइए। नहीं, देखिए ये एसआईटी जांच कर रही है उस क्लिप की, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग की एसआईटी जांच कर रही है, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग की एसआईटी जांच कर रही है। उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में बहुत सी बातें हैं। के साथ खड़े हुए हैं अमित मालवीय, आज बलात्कारियों के साथ खड़े हुए हैं अमित मालवीय और संगीत रागी। देश की जनता ये अमित मालवीय रिप्लाई, अमित मालवीय अलर्ट, अमित मालवीय कम इन। अमीश जी, आप ऐसे लोगों को डिबेट पे बुला लेते हैं जो भाषण देने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर तमीज नहीं है तो सीख के आए ना पहले। महिला होने का अमीश जी ये लगातार व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। शांति रखिए, इस तरीके की असभ्य शैली और इस तरीके की बदतमीजी वाली भाषा की मैं निंदा करती हूँ। थोड़ी तमीज सीखिए। सब देख रहे हैं कि यहाँ पे बदतमीजी कौन कर रहा है। डिबेट होता है तो उसे कंट्रोल करें। देख रहे हैं यहाँ बदतमीजी कौन कर रहा है। आप अगर मेरे खिलाफ कोई गलत टिप्पणी करेंगे तो मैं आपके ऊपर दुगनी टिप्पणी करूंगी। आपको लगता है कि आप बदतमीजी करके मेरी आवाज को दबा लेंगे तो माफ कीजिएगा अमित मालवीय जी, मेरी आवाज सच्चाई की आवाज है। वो आपके झूठ से, आपके प्रपंच से, आपके पाखंड से दबने वाली नहीं है। तो आप आज जो बलात्कारियों के साथ खड़े हैं, ठीक है, आप रागिनी आप भी आरोप लगा रही है, वो भी आरोप लगा रहे हैं। आप कह रही आप एक नेशनल पार्टी के बड़े सीनियर लीडर है अमित मालवीय और एक आईटी सेल के हेड है, उनको आप कह रहे हैं कि वो बलात्कारियों के साथ खड़े हैं। तो उनका रिप्लाई भी सुन लीजिए ना 40 सेकंड, फिर आप बोल दीजिएगा और पर्सनल कमेंट्स ना हो। दैट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। अमित मालवीय मेक योर पॉइंट। अगर मुझे पता होता कि इस डिबेट पे मुझे रागिनी नायक जी के साथ बैठना पड़ेगा तो मैं आता ही नहीं। मतलब मेरी इज्जत के खिलाफ है इनके साथ डिबेट करना। चले जाइए फिर, आप चली जाइए ना, चले मैं आपके कहने पे थोड़ी आया हूँ। आपका चैनल है, आपके पास वैसे भी कुछ कहने के लिए है। शांति रखिए, शांति रखिए। अब चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। राहुल गांधी की तरह बिहेव मत किया करिए हर समय, चुप हो जाइए। देखिए अमीश जी, बात बिल्कुल सिंपल है। ये जो प्रकरण हुआ हाथरस पे, उस पे इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कहा है कि स्पष्टता के लिए और पारदर्शिता के लिए सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन होगी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इस वक्त इस पे कहना कुछ भी जरूरी नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है रागिनी, जब सरकार कह रही है कि हम, जब सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके ये कहा है। और अमीश जी, मैं इस डिबेट में और आगे रागिनी नायक के साथ नहीं बैठना। ये आपकी कॉल है अमित मालवीय जी, धन्यवाद। ये आपकी कॉल है, ये आपकी कॉल है, ये आपकी कॉल है। हमने मेहमान को इनवाइट किया है। ये हमारे सम्मान और इज्जत के खिलाफ है कि हम रागिनी नायक जैसे लोगों के साथ डिबेट। देखिए अमित जी, ये आपकी कॉल है, मैं, मेरी वो मेहमान है, हम तो पैनल पे रखते हैं। ये आपकी कॉल है। आप, मेरा निवेदन है कि आप भी रहे, आप छोड़ के जाना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। मैं ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद मैं वापस आ रहा हूं। रागिनी नायक भी हमारे साथ बनी हुई है और हमारे साथ संगीत रागी भी बने हुए हैं और साथ ही साथ पीस पार्टी के नुमाइंदे भी बने हुए हैं। ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। ठीक, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार, मेरे साथ रागिनी नायक और संगीत रागी है। मैं आपकी बात आता हूं रागिनी नायक, 15 सेकंड में आप अपनी बात रख सकती हैं। मेरे पास 30 सेकंड है आखिरी के, 15 सेकंड आपके। अमीश जी, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार अपने ही जाल में खुद फंसती जा रही है, आपको आज प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया। और इस बात का प्रमाण भी मिल गया कि भाजपा के प्रवक्ता कितने डरपोक और कायर हैं। संबित पात्रा जी तो पहले ही मैदान छोड़ के भाग खड़े हुए और आपकी डिबेट में बीच में अमित मालवीय दूसरों पर टीका टिप्पणी करके डिबेट छोड़कर चले गए। उसका एक ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हाथरस की त्रासदी पर कुछ भी सार्थक कहने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, योगी सरकार के पास नहीं है और कांग्रेस पार्टी न्याय और इंसाफ की लड़ाई लड़ती है। ओके, मेरे पास समय खत्म हो गया रागी साहब, आपके पास नहीं आ पाऊंगा, समय फिलहाल इतना ही है। लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, कई प्रत्यक्ष सबूत सामने है, सीडीआर रिकॉर्ड सामने है, मौन वाली बात सामने है। इसलिए दूध का दूध और पानी का पानी जरूर होना चाहिए। दंगे की साजिश किसने रची, कौन इस पर खेल खेलना चाहता था, कौन इस पर राजनीति खेलना चाहता था, सारी चीजें धीरे धीरे स्पष्ट हो रही हैं। फिलहाल आर पार में इतना ही। नमस्कार।